बहुत स्वागत है आपका जनहित टाइम्स में। आपके साथ मैं हूं तनु तिवारी। कायर है इस देश का प्रधानमंत्री, लगा दो केस मुझ पर, ले जाओ जेल मुझे भी। लोकतंत्र को मेरे परिवार ने खून से सींचा, मां का अपमान, ना झुकेंगे ना पीछे हटेंगे, उसूलों पर डटे रहे। ये शब्द बीते 3-4 दिनों में कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने इस्तेमाल किए हैं। भाई और कांग्रेस नेता राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द होने के बाद प्रियंका गांधी तल्ख तेवर के साथ बोलती नजर आ रही हैं। जिस तरीके से प्रियंका गांधी सामने आकर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को चुनौती दे रही है और बोलते हुए जिन शब्दों का इस्तेमाल कर रही हैं, उसे देखकर कई मायने निकाले जा रहे हैं। लोगों का कहना है कि प्रियंका गांधी का ये अवतार भवन में फंसी कांग्रेस को तट पर लाने में न सिर्फ मदद कर सकता है, बल्कि फिर से नए सफर के लिए तैयार भी कर सकता है। मोदी पर गुस्से से आग बबूला प्रियंका गांधी सभी को मोदी के खिलाफ एकजुट होने की गुहार लगाती है। वही अपील जो अब तक नीतीश कुमार और उद्धव ठाकरे कांग्रेस से करते रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं कि राहुल के मसले पर अरविंद केजरीवाल से लेकर ममता बनर्जी तक ने भाजपा के खिलाफ हमलावर स्टैंड लिया। इससे क्या माना जाए कि कांग्रेस से लड़कर राजनीति करने वाले ऐसे नेता थर्ड फ्रंट के बदले विपक्षी महागठबंधन की गठरी में घुस जाएंगे। अभी कहना जल्दबाजी है, लेकिन राहुल और अडानी ने एक मौका जरूर दे दिया है। हो सकता है ईडी इनकम टैक्स से बड़ा डर फैल गया हो। ये सोचना स्वाभाविक है कि जब राहुल गांधी के साथ ऐसा हो सकता है तो किसी और के साथ भी हो सकता है, इसलिए सब एक साथ हो जाए। लेकिन एक साथ होने की कवायद में ही वीर सावरकर पर टिप्पणी कर राहुल गांधी फंस गए। महाराष्ट्र में उनकी साझेदारी शिवसेना के नेता उद्धव ठाकरे गुस्से में। लेकिन आइए जानते हैं सब मिलकर किसी एक के खिलाफ कब कब आए। इसके लिए हमें पीछे जाना पड़ेगा, इतिहास के पन्नों को देखना पड़ेगा। भाजपा तो केंद्र में 2014 से ताकतवर है, यानी 9 साल से। 90 का दशक गठबंधन काल था। उससे पहले तो कुछ वर्षों को छोड़ कांग्रेस महाताकतवर रही। बीजेपी को 303 सीटें पिछले इलेक्शन में मिली। कांग्रेस तो 400 से ज्यादा सीटें पा चुकी है। फिर उसके खिलाफ गोलबंदी कब हुई और क्या सारा विपक्ष साथ आया? अगर देखें तो आजादी के बाद 1957 में केरल में कम्युनिटी पार्टी की सरकार बन चुकी थी। लेकिन इसके बाद 10 साल बाद 1967 में जब विधानसभा और लोकसभा के चुनाव हुए तो कांग्रेस के खिलाफ पहली बार आज वाली विपक्षी एकता की धुन सुनाई दी। भारतीय क्रांति दल, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी और जनसंघ ने मिलकर मोर्चा बनाया। बिहार, यूपी, राजस्थान, पंजाब, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, मध्य प्रदेश, मद्रास और केरल में कांग्रेस हार गई। लोकसभा में कांग्रेस को इतिहास के बाद सबसे कम 284 सीटें मिली। यूपी में कम्युनिस्टों को मिलाकर संयुक्त विधायक दल की सरकार बनी। चौधरी चरण सिंह सीएम बने, पर सरकार चली 1 साल भी नहीं और फूट पड़ गई। भाजपा जिस जनसंघ से बनी थी उसे कांग्रेस विरोधी खेमे से आपत्ति नहीं रही। यह 1975 में इमरजेंसी से पहले गुजरात के ऐतिहासिक चुनाव परिणाम से भी साबित हुआ, जिसमें कांग्रेस बुरी तरह हार गई। जनसंघ से भाजपा निकली, तब भी कांग्रेस को हराने के लिए विपक्ष के साथ जाने में परहेज नहीं था। इसलिए 1989 में भाजपा ने वीपी सिंह सरकार को सपोर्ट किया था। थर्ड फ्रंट से तौबा। जब भाजपा और कांग्रेस दोनों मजबूत होने लगे तब थर्ड फ्रंट पॉलिटिक्स सामने आती है। लेकिन बैसाखी फिर भी कांग्रेस की लगती है। 1996 में पहले एचडी देवगौड़ा और फिर 1997 में इंद्र कुमार गुजराल के पीएम पद से इस्तीफे तक थर्ड फ्रंट ने सरकार चलाई। लेकिन कांग्रेस की बैसाखी से उसके बाद तो जनता ने तौबा कर लिया। अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह और अब नरेंद्र मोदी। 1997 के बाद अब तक के 25 साल में सिर्फ 3 पीएम हुए। इस बीच सीपीएम की अगुवाई में 2009 में थर्ड फ्रंट का लिटमस टेस्ट हुआ, जो बुरी तरह फेल साबित हुआ। अब मोदी को हराने के लिए थर्ड फ्रंट का फॉर्मेशन कितना कारगर होगा, कहना मुश्किल है। हाँ, राहुल को इस सजा ने इस बात की संभावना बढ़ा दी है कि कोई रीजनल पार्टी या थर्ड फ्रंट आपस में मिलकर नेता तय कर ले और कांग्रेस उसका सपोर्ट करे। लेकिन पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों की जमीनी हकीकत अलग है। यहाँ राज करने वाली पार्टी अगर कांग्रेस से लड़ती हुई नहीं दिखी तो उन्हें लेने के देने पड़ सकते हैं। अब मोदी के खिलाफ मुहिम की रीजनल फ्रंट के सामने 4 चुनौतियां हैं। पहला, क्षेत्रीय अस्मिता। गैर हिंदी पट्टी के राज्यों को
डीएमके, तृणमूल कांग्रेस, केसीआर की बीआरएस और जैसी पार्टियां ये भाषाई और सांस्कृतिक विविधता के आधार पर खुद को बीजेपी के राष्ट्रवाद और हिंदुत्व से लड़ने में ज्यादा सक्षम मानती है। ये सत्य भी है, लेकिन अगर उन्हें भाजपा से लड़ना है तो राज्य की सीमा लांघनी होगी और वहां उनके लिए कोई राजनीतिक जमीन नहीं है। यूपी बिहार का खेल। 10 हिंदी राज्यों की 225 लोकसभा सीटों में लगभग 90% सीटों पर भाजपा का कब्जा है। यूपी की 80 सीटों पर बउआ और यूपी के लड़के और सारे प्रयोग फेल हो चुके हैं। इसलिए अब अखिलेश यादव अपनी मरहूम पिता मुलायम के रास्ते पर अकेले भाजपा से लड़ने के मूड में हैं। लेकिन उनको भी पता है कि मोदी को हराने के लिए कांग्रेस की जरूरत पड़ेगी। थर्ड फ्रंट का अंतर्विरोध। कांग्रेस और भाजपा दोनों से लड़ने वाले दलों को 3 वर्गों में बांटा जा सकता है। पहला, राष्ट्रीय जनता दल और डीएमके जैसे दल जो कांग्रेस के साथ चुनावपूर्ण गठबंधन से कोई परहेज नहीं करते। दूसरा, आम आदमी पार्टी या तृणमूल कांग्रेस जैसी पार्टी जो कांग्रेस के साथ गठबंधन कर नहीं सकती और वैचारिक आधार पर बीजेपी के नजदीक भी दिखना नहीं चाहती। तीसरा, बीजू जनता दल और वाईएसआर कांग्रेस जैसी पार्टी जिन्हें कांग्रेस या बीजेपी दोनों से न दोस्ती है न दुश्मनी। चौथा, कांग्रेस की कमजोरी। भाजपा के खिलाफ सीधे मुकाबले में कांग्रेस का रिकॉर्ड खराब होता जा रहा है। 2019 के चुनाव में 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कांग्रेस खाता भी नहीं खोल पाई। दूसरी ओर ममता बनर्जी, स्टालिन, नवीन पटनायक जैसे नेताओं ने अपनी बूते भाजपा के विजय रथ को रोक दिया। फिलहाल तो राहुल चुनाव लड़ नहीं सकते, इसलिए कांग्रेस और थर्ड फ्रंट वालों को टेक्निकल अलायंस पर फोकस करना होगा। डीएमके, आरजेडी जैसी पार्टी कांग्रेस के साथ लड़े और टीएमसी जैसी पार्टी राज्य में अपने बूते लड़े तभी बात बन सकती है। कांग्रेस के खिलाफ जिस तरह का महागठबंधन 1967 या 1975 में हुआ, वैसा मोदी के खिलाफ हो नहीं सकता है। इस पूरी खबर पे आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। और देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे जनहित टाइम्स।